नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम उम्मीदों के बजट में। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन हो चुका है। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई है। इसी मुद्दे पर है हमारा खास कार्यक्रम उम्मीदों का बजट। देखिए, संसद का बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इसके साथ ही इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को सुबह 11 बजे पेश करेंगी। बजट में आगामी वर्ष के लिए मोदी सरकार की वित्तीय रणनीति और आर्थिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी पेश की जाएगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर देने, टैक्स नीतियों में बदलाव करने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ना और उसका प्रभाव आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को प्रभावित कर सकता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है। आज संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, उन गारंटियों को जमीन पर उतारना इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो मौका मिला है, हमारे 5 साल की दिशा तय करेंगे। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। पीएम ने आगे कहा कि मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि कुछ सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ को 10 साल का मौका मिला, कई को अपने क्षेत्र की बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश की संसद के महत्वपूर्ण समय को अपनी विफलताएं ढांढने के लिए दुरुपयोग किया। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पूर्ण बजट से आम जनता काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं का कहना है कि उन्हें घर चलाने में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बजट से उन्हें महंगाई कम होने और गैस सिलेंडर के दामों में कमी होने की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि इस बजट में जीएसटी का सरलीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि छोटे व्यापारी में जीएसटी को लेकर जो डर है वो खत्म हो सके। छत्तीसगढ़ के किसान
किसानों की मांग है कि उन्हें फसलों का उचित दाम मिले। युवाओं ने इस बजट से रोजगार की उम्मीदें लगाई है। अलग अलग वर्गों के लोगों से बात की हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने। देखिए। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, किस तरह की उम्मीदें उन्हें बजट से है, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को किस तरह की उम्मीदें इस पूर्ण बजट से है, इन तमाम वर्गों के लोगों के मन की बात हम जानेंगे कि उन्हें बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरह की रियायत वो इस मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से चाहते हैं। आइए। क्योंकि अब सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है, तो हमारी उम्मीद है कि वहाँ से फंड्स जो है छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट के लिए कुछ ज़्यादा एलोकेट होंगे। इस बार हमारा स्टेट एक कृषि प्रधान स्टेट है, तो हमारी उम्मीद है कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ अच्छा बजट आएगा, सब्सिडीज आएंगी फर्टिलाइजर्स के लिए, जिससे कि किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा क्योंकि छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे बहुत हैं और यहाँ के लोग थोड़ा छोटे उद्योग लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ नई सब्सिडीज एमएसएमई के लिए, छोटे उद्योगों के लिए हमारी उम्मीद है कि आएगी, जो कि हमारे स्टेट और हमारे लोगों को भी बेनिफिशियल रहेगी। सर, जैसे आप देखेंगे कि अभी जब फेब में बजट आया था वो अंतरिम बजट था जिसमें काफ़ी चेंजेस आए नहीं थे, बट इस बार पूर्ण बजट आने वाला है तो इसमें आम जनता और सभी वर्गों को उम्मीद है कि काफ़ी चेंजेस आएंगे जिससे उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप लास्ट बजट में देखेंगे या लास्ट ईयर में देखेंगे तो ग्रोथ रेट जीडीपी की 10% थी, 8 से 10% थी, परंतु कंजम्पशन की दर जो है सिर्फ 4% थी। तो इसलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस बार कंजम्पशन के ऊपर रहेगा जिससे कि कंजम्पशन का दर बढ़े। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। इंफ्रा में तो वैसे बहुत सारे सेक्टर कवर है, परंतु बेसिकली इसमें डिफेंस, रेसिडेंशियल और रेलवे इसके ऊपर फोकस रहेगा ज़्यादा और इसमें फंड का एलोकेशन भी बढ़ेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख तक की छूट है, इसको बढ़ाने की उम्मीद है क्योंकि 1 लाख से जब 5 लाख होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और कंजम्पशन की दर भी बढ़ेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से। इसके अलावा आप देखेंगे कि अपील में अगर कोई करदाता जा रहा है तो उसमें 1.5 से 2 साल तक के उसका निपटारा होने में टाइम लग रहा है जिससे कि एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अधिकारी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए जिससे टाइमली उसका कंप्लायंस हो सके और लोगों का कानून के ऊपर विश्वास बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो उसमें भी संभावना है कि चेंजेस आएंगे। अभी 5 लाख तक की छूट है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है और कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है और उसको कम करना चाहिए। 2019 में कॉरपोरेट टैक्स रेट्स कम हुए थे पर इनकम टैक्स पर्सनल जो है वो कम नहीं हुए हैं। आज 22 से 25% कॉरपोरेट टैक्स रेट्स हैं जबकि इंडिविजुअल टैक्स रेट्स 30 से 35% तक जाते हैं। इस अंतर को ख़त्म करना चाहिए और पर्सनल इनकम टैक्स रेट कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट से कम होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले और देश की इकोनॉमी में इसका कंजम्पशन बढ़ेगा और इससे सरकार को लाभ होगा। केंद्र सरकार से आग्रह है, वैसे तो केंद्र सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए, लेकिन वर्तमान में किसानों के लिए और भी आवश्यकता है। जैसे कि फसल बीमा की हम बात करते हैं तो फसल बीमा में किसी किसान को ही इसका लाभ मिल पाता है, सब किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए जो नियम एवं शर्तें हैं उसको घटाना चाहिए और घटा करके बिल्कुल सहजतापूर्वक किसानों की जो क्षतिपूर्ति होती है उसको पूरा देना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि 6,000 रुपया दिया जाता है, कृषि प्रधान भारत देश में किसान विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। बिजली, पानी, खाद, बीज से लेकर बाजार तक उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंचाई के मामले में आज 30% तक अटका हुआ है। शासन को चाहिए कि नए बांध बनाकर तथा पुराने बांध में जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर विशेष करके सीकासेर
जो एक्स्ट्रा पानी नदी में चला जाता है उसको नहर बनाकर गंगरेल से जोड़ा जावे। इस प्रकार के कार्य केंद्र सरकार को करने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हिदायत दी जाती है कि जैविक खेती किया जाए। किसान रुझान लेते हैं ज़रूर, लेकिन उत्पादन 50-60% ही आता है, तो उसके हिसाब से जैविक उत्पादन को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रेट और मार्केटिंग की सुविधा बनाई जाए। दूसरी चीज़ पशुपालन में शासन द्वारा केवल 30-32 रुपये किसी दुग्ध किसान को मिलता है। वही पैकिंग में अगर चला जाता है तो 80 रुपये लीटर में वह दूध बिकता है। तो उसका जो फ़ायदा है वो कंपनी या मार्केटिंग करने वाले होता है, तो उसको सहकारी समिति दुग्ध समिति को रेट बढ़ाई जाए, तभी किसानों के हित होगा। गैस का दाम कम होना चाहिए, राशन पे कमी होना चाहिए। देखो हर चीज का दाम कितना बढ़ते जा रहा है। महंगाई को लेके हम लोग को बहुत कष्ट है। हाँ, रिटायर होने के बाद सरकार को वो नहीं करना चाहिए कि उनका भी इनकम टैक्स काटे। हाँ, कहाँ से घर चलाएगा आदमी? मानो बच्चे सबके बाहर से वो हो गए, हम यानी हमारा उतने में नहीं चाहे, हम इनकम टैक्स कटवा, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से घर खर्च चलाएंगे? हमारा भी तो जिम्मेदारी है। हाँ? बिजली बिल बहुत ज़्यादा आते भैया, फिर ना गैस सिलेंडर ना बोले सरकार कि कम करना है करके, लेकिन कम नहीं होते है ना। और ये ज़्यादा हो सब्जी भाजी के रेट कम नहीं करा थे। ये सब चीज़ राशन के सामान का कम करना है, ये सब चीज़ के ना। हाँ, वैसे तो कम बजट रहेगा तो आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा पैसा में आदमी अपना फैमिली पूरा परिवार का भरण पोषण करते हैं ना भाई, तो उसमें कम बजट में अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। जैसे सिलेंडर कम रहेगा, राशन वगैरह कम रहेगा, तो उसमें एडजस्ट करके और अच्छा कर पाएंगे गृहिणी लोग, है ना। कम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किन चीज़ों के दाम में कमी आनी चाहिए? ये गैस सिलेंडर है, राशन है, ये सब चीज़ है ना। सरकार जो भी करे देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आंतरिक और बाह्य जितनी भी ताकतें हैं जो देश को क्षति पहुंचाना चाहती हैं, उनसे सबसे पहले निपटना चाहिए प्रमुखता से। और हम अपने लिए कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो सरकार के ऊपर हम लोग बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन जो सरकार ने मुफ्त की योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिसके कारण से लोग मुफ्तखोरी के शिकार होते हैं और काम करना नहीं चाहते, आलसी हो जाते हैं, उनकी पूरी पीढ़ियां खराब होती हैं। और अकर्मण्य जो समाज अकर्मण्य हो जाता है, फिर वो आगे मतलब फाइनेंशियली उसका कोई उत्थान नहीं हो सकता। उसको फिर कोई भी सरकार आ जाएगी तो उनको मेहनत करना बचपन से सीखना पड़ता है। उसको कोई अगर आज परजीवी बना देगी सरकार, तो फिर कल उसको कैसे एक्टिव किया जाएगा उस समाज को? तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए करके कोई अलग डिवाइड करके कोई ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। सरकार जो भी करे सबसे पहले देश की सुरक्षा के लिए करे, व्यवस्था करे। और महिलाओं को देखिए, मैं महेश कुमार सोमानी, बेसिकली मेरा कंस्ट्रक्शन का ही काम है। तो इस फील्ड में अभी जो हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही है जीएसटी को लेके आ रही है, इसका बेसिकली थोड़ा सा सरलीकरण होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसमें। क्योंकि जो मतलब इनपुट्स अपन ले रहे हैं और सामने वाला ने नहीं लिया, और जो इसकी विसंगतियाँ हैं, थोड़ा सा इस पर अगर केंद्र का जोर रहे। उम्मीद तो है कि टैक्स स्लैब जो है इसका भी थोड़ा सा जो है, जो अभी 2 वे स्लैब कर दिया इन्होंने, एक पुराना रिजीम है, एक नया रिजीम है। अगर पुराने में ही साथ में कुछ और रिबेट और वर्किंग हो तो एक वो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। जो केंद्रीय बजट अभी गवर्नमेंट वापस देने वाली है आम लोगों के लिए, ये लगातार तीसरा साल है मोदी जी का, तीसरा टर्म है मोदी जी का। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बजट लोक लुभावनी बजट होगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने आगे काम किया है अभी तक और आगे जो उनकी प्लानिंग है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो बजट आएगा ये लोक लुभावनी बजट आना चाहिए। क्योंकि लोगों को जो पहले दिक्कतें गवर्नमेंट की नीति को लेके हुई है, उसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है। और जैसे जैसे सुधार होगा उतने ही लोग इंडिया के फ्लरिश कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जो बजट एक आदमी, आम आदमी घर का अपने बजट बनाता है, और जिस तरीके से मोदी जी देश का बजट बना रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सभी के लिए
लाभदायक होगा। आप केंद्रीय बजट पे अगर व्यापारियों की राय जानना चाहते हैं तो मैं सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि जीएसटी को सरलीकरण करें। अभी जीएसटी का भय है, लोगों के मन से उस भय को हटाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 साल पहले मैंने आपसे माल खरीदा, मैंने आपको जीएसटी के साथ पेमेंट कर दिया, आपने जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं पटाई तो विथ टैक्स मुझे पेड करना पड़ेगा। मेरी क्या गलती? या तो गवर्नमेंट ये बोले कि पार्टी को सिर्फ आप पैसा दो और जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाओ, या जिसने माल बेचा है उसकी जवाबदारी हो। नमस्कार, मैं सुरेश गुप्ता रायपुर से। जो मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का केंद्रीय बजट आ रहा है उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो विगत 2 कार्यकाल में जो जीएसटी और टैक्सेशन को लेकर जो तकलीफें हैं, जो विसंगतियाँ हुई हैं, उनको दूर होना चाहिए। टैक्स का और जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए ताकि आम लोग और आम जनता को जो चीज़ों में जीएसटी नहीं लगना चाहिए उस चीज़ों में जीएसटी हटना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी को करनी चाहिए, इससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को सुविधा हो, मूलभूत सुविधाएँ मिलें और जीवन उनका उच्च और सरल हो। युवाओं को तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि युवा ही ऐसे हैं जो देश को चला सकते हैं अच्छे से। और शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ तक की बात है, इसमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को देखा जाए कि आज एक गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक, दूसरे के बच्चे को, लेकिन अपने बच्चे को रेंज वाले प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। मतलब उस टीचर को भी भरोसा नहीं है कि उस स्कूल में पढ़ाई होता हो अच्छा। तो ऐसा मतलब किया जाए कि शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए और नई शिक्षा नीति है तो आशा है कि बिल्कुल उसमें ध्यान देंगे। जी, जो 23 जुलाई को केंद्रीय बजट आ रहा है उसमें हमारी उम्मीदें कुछ इस तरह है कि जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ एमए की छात्रा हूँ, तो वहाँ पे हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो सैटरडे को, शनिवार को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें हमको, अगर मैं छत्तीसगढ़ ही कर रही हूँ तो उसमें छत्तीसगढ़ी में जैसे गीत संगीत होते हैं। अभी जो केंद्रीय बजट आने वाले इसमें हमें सभी युवाओं को बहुत उम्मीद है कि इसमें जो रोजगार हमको गांव स्तर से भी मिले, साथ ही साथ जो परीक्षाएं हो रही है, चाहे नीट हो चाहे दूसरे और भी परीक्षाएं हो, वो पारदर्शी रूप से हो, जिससे किसी भी युवाओं को पर अन्याय न हो, सबको समान अवसर मिले। अभी जो बजट आ रही है उसमें तो युवाओं के लिए यही होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ है रोज़गार। जब आजकल के युवा क्या बहुत बेरोजगार हैं और सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन युवाओं को लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या है कि कुछ जैसे पढ़े लिखे युवा हैं तो कुछ युवा जो है जिसमें काबिलियत है, आरक्षण के कारण उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। देश के जो बजट पेश हो रहा है उसमें युवाओं को बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है, खासकर शिक्षा प्रणाली में। सरकार सब चीज़ सोचती है आज तक में, लेकिन जो होना चाहिए मूल रूप से वो नहीं सोचती है। हम इंजीनियरिंग करें या मेडिकल की पढ़ाई करें या पैरामेडिकल करें, बेसिक एजुकेशन से लेकर सब शिक्षा मुफ्त कराना चाहिए सरकार को, जिससे यहाँ से शिक्षावान बन के वो स्वरोजगार की ओर भी जा सके, युवा रोजगार की ओर भाग सके। लेकिन ये बजट का प्रावधान नहीं तय करती है, लंबे फीस तय कर देती है सरकार, जिससे ग्रामीण जनता से लेकर हर को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम में जो बजट आ रहा है वो शिक्षा बजट होना चाहिए। केंद्र सरकार अभी बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्र सुरक्षित होना। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो हम आप पूरा गाल बजाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। राष्ट्र अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई सब बिखर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद में जितनी जो भी योजनाएं भी हैं अगर गरीबियों के लिए भी मिल रही तो उनको जो वास्तव में जो गरीब है ना उनको ही मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ जो कोठियाँ जिनके पास में है, जो गाड़ियाँ हैं सबके पास, उनको भी गरीबी रेखा कार्ड बना हुआ है, मिल रहा है। तो ऐसे लोगों ने जो टैक्स पेयर है उनको आप सोचिए, जो बेचारे दिन रात काम करके जो टैक्स देते हैं जिनको जो, और उनका लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। मतलब जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है सही मायने में, और उन टैक्स पेयर बेचारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए और अभी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है।
हमने सभी वर्गों का मन जानने की कोशिश की। युवाओं का कहना है कि रोजगार के अवसर प्रदान करें, शिक्षा की जो बेहतर है वो इसमें की जा सके, वहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है उसे एक अपडेट जरूर किया जाए ताकि स्वास्थ्य की सुविधाएं सभी वर्गों को मिल सके। वहीं जो सीए है, जो कर सलाहकार है, उन्होंने उम्मीद जो है वो जताई है कि किस तरीके से ये बजट आने वाले समय में हो सकता है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाना चाहिए। महिलाएं गैस सिलेंडर के दामों में कमी के साथ साथ राशन में भी कमी की जो है वो उम्मीदें लगाई बैठी ताकि देश में महंगाई कम हो, इसकी उम्मीदें काफी जो महिलाएं उन्होंने लगाई है। साथ ही किसानों का कहना है कि उन्हें उनके उपज का समर्थन मूल्य के साथ उनके प्रॉपर सभी फसलों का खरीदी हो। उन्नत कृषि के लिए क्या कुछ सरकार करेगी, ये भी बजट में उसके लिए भी उन्होंने उम्मीदें जताई है। फिलहाल अब 23 जुलाई को जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इकोनॉमी सर्वे के बाद अब सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेंगी। संस्कार धानी के लोग बेहद उम्मीद है उनको कि इस बजट के माध्यम से लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं संस्कार धानी के लोगों की बजट से उम्मीद है। मेरी ये उम्मीद है कि सरकार गृहिणियों को भी अपने ध्यान में रखे, क्योंकि हमें भी घर चलाना पड़ता है तो हमें बहुत दिक्कत जाती है। सब्सिडी और ये और वो फलाना ढिमका, आम आदमी को उससे क्या लेना देना है। उनको तो एक हर महीने का गैस का एक सिलेंडर चाहिए, उसका रेट कम होना चाहिए। जो बेचारी लेडीज़ रोज का मजदूरी करके कमा रही हैं, खा रही हैं, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन लोगों को भी प्रॉपर तरीके से सब खाना पीना ये वो मिले। और उम्मीद यही है कि बेहतर आने वाला है। मेरी सोच ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि हमारे विरासत को बचाना चाहिए, पर्यावरण बेहतर होना चाहिए, जो जल प्रबंधन है इस पर काम हो, सफाई पर और ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी सबके लिए हमारे व्यापारी की सबसे बड़ी अपेक्षाएं ये है कि हमें टैक्स स्लैब में छूट मिले और बाज़ार में मंदी का माहौल है, इसको बढ़ावा मिले, लोग घर से बाहर निकलें, पैसा खर्च करें। ये कुछ अच्छा मैं सोचता हूँ रुझान मिलेगा आगे चल के। अगर इसमें टैक्स में कुछ छूट मिले हम लोगों को तो सब लोग बाहर निकलेंगे और खरीदी करेंगे अच्छे से। हमारा तो ये कहना सीनियर सिटीजन के लिए कोई अच्छी स्कीम है। जो ईपीएफ पेंशनर्स है उनको पेंशन में कुछ मिलते ही नहीं, पैसे उनके जमा है लाखों रुपए, उनको ब्याज के हिसाब से यदि उनको दे तो भी पेंशन बढ़नी चाहिए उनकी। केंद्र सरकार से हमें यही उम्मीद है कि वो जनता के हितों में फैसले लेगी और बजट के अनुरूप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों को जो 2014 के पहले थे उसी रेटों पे लेके आएगी ताकि आम जनता को उससे राहत मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं। इस केंद्रीय बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। देश का व्यापारी, किसान, छात्र और महिलाएं केंद्र सरकार से महंगाई को लेकर राहत चाहती हैं। बहराइच की जनता से स्वराज एक्सप्रेस ने बजट 2024-25 को लेकर बातचीत की। हम लोग को ये उम्मीद है गृहिणियों को मतलब सरकार थोड़ा सा मतलब महंगाई पर ध्यान दे, जैसे रसोई गैस का है और खाने पीने का सामान है, बच्चों की फीस है, ये सब चीज। ये रसोई गैस है और कड़वा तेल है, रिफाइंड है, ये सब चीजें हैं। यही है जैसे सब्जियों के दाम है, ये सब चीजों का थोड़ा सा कम होना चाहिए। राहुल राय मेरा नाम है और किसान जो है वो गरीब किसान हमेशा सरकार से एक आशा करता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए बजट में कुछ ना कुछ देगी। इस बार भी हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि सरकार हमारी कुछ ना कुछ किसानों के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक कदम कुछ उठाएगी। जैसे किसानों की एक मांग है एमएसपी, जिसमें देश भर के तमाम किसान उस बात को, कितना किसान आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे एक शांतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक, और किसानों की इस मांग को मान लेना चाहिए।
मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि जो बजट पास हो वो विद्यार्थियों के हक में हो। विद्यार्थी कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो पढ़ाई एजुकेशन टैक्स इतना हो जाता है, महंगाई इतनी है एजुकेशन पे, किताबें इतनी महंगी है, फीस इतने महंगे हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारे एक दोस्त यहीं पे ही है नीलेश, तो वो भी पढ़ाई काफ़ी करना चाहता है, बस एजुकेशन की किताबें महंगी है, तैयारी नहीं कर पाते इस वजह से, क्योंकि एजुकेशन पे जो टैक्स है वो काफ़ी महंगे है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि विद्यार्थियों के हक में ये टैक्स का बजट जो भी हो वो होना चाहिए, और ताकि विद्यार्थी अपना भारत देश के प्रति पढ़ाई लिखाई करके भारत विदेश में नाम रोशन कर सके। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार द्वारा ये बजट आ रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा इस बेस पे बहुत उच्च लेवल पे जा रही है कि कहीं कहीं गरीब लोग भी होते हैं जो इस कापी किताब नहीं खरीद पाते हैं, या फिर फीसेस कहीं ना कहीं अत्यधिक होती है। तो यही सरकार से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी गौर करके और फिर बच्चों के हित के लिए सोचा जाए। उम्मीदें बजट से ये है कि आने वाला बजट सभी व्यापारियों के लिए, सभी आम जनता के लिए एक अच्छा बजट हो, ताकि उसमें लोगों को राहत की सांस मिले। जीएसटी में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जीएसटी में संशोधन हो जाएगा जिससे व्यापारियों को राहत मिल जाएगी। बस मैं यही चाहता हूं कि व्यापारी संघ बहुत बड़ा है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और सरकार ने उन्हीं व्यापारियों पर इतनी जीएसटी जो लगा दी है जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि महंगाई के समय में बच्चों की फीस हो या अन्य खर्चे हों इतने बढ़ गए हैं कि इसको लेके एक तो आयकर का टैक्स स्लैब जो है इनको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 5 लाख किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो है मध्यम वर्ग खास करके जो है अपने घर परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें। दूसरी समस्या व्यापार में है जीएसटी की। जीएसटी की समाधान योजना जो है उस पर 1% जो है केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखा है। यदि इसको 0.5% करके और सीधे कंपनी के बिल में एडजस्ट किया जाए, कंपनी का जो बिल बनता है वहीं से ये 0.5% ले लें और कंपनी व्यापारी से वसूल ले, तो ये जो बीच का पचड़ा है ऑफिस का और ये क्या नाम जीएसटी विभाग का और दुनिया का, तो इससे जो है काफी कुछ समाधान हो सकता है। तो जो समाधान योजना है उसको जो है 1% से घटा के 0.5% कर दे, तो इससे सरकार की आय भी बढ़ेगी और अनावश्यक जो है भागदौड़ से व्यापारियों को फुर्सत मिल जाएगी। इस बजट को लेकर हमारी उम्मीदें ये हैं व्यापारी गण की, इसमें जो है इनकम टैक्स का स्लैब जो है 5 लाख से 10 लाख का किया जाए, और जो जीएसटी को इजी बनाया जाए जिससे व्यापारी अपने तरीके से ही उसको सबमिट कर सकें, और एमएसएमई के जो लोन है वो व्यापारी गण को आसान से उपलब्ध हो सके, और जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर 100% लागू हों। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।